ओके, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब है कोई भी डेटा और उससे रिलेटेड फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा, रोल नंबर, मार्क्स, स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, ये सब चीज़ है, और उससे फंक्शन क्या हो सकता है, गेट मार्क्स, सेट मार्क्स, कैलकुलेट मार्क्स, और क्या कहते हैं, गेट एड्रेस, सेट एड्रेस, चेंज एड्रेस, इससे जितना भी फंक्शंस हो सकता है वो सब क्या होगा, उस सब चीजों को अगर हम एक ही सिंगल क्लास में बांधते हैं तो इस चीज को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ये तो रेगुलर एंट्री चलता रहेगा। इस चीज को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो भी हमारा इंटरनल डिटेल्स है उसको हम हाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ मेथड्स प्राइवेट कर लेते हैं, कुछ डेटा प्राइवेट कर लेते हैं, या फिर जो भी हमारा इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है। हाँ, यहाँ पे ना इंटरनल डिटेल्स नहीं, एक वर्ड है इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। मतलब देखिए, आप ऐसे समझिए कि आप अगर कभी हमारे दिमाग में एक एग्जाम्पल आ रहा है, जैसे समरसेबल वगैरह देखते हैं या फिर मोटर वगैरह देखते हैं, वाटर पंप वगैरह, उसका ना आपको एक मशीन मिलता है जिसमें बता दिया जाता है कि इधर साइड आपको एक जमीन के अंदर पाइप डालना है और इधर साइड एक आपका पानी निकलेगा जिसको आप खेतों में लगा सकते हैं। अब उसके अंदर वो मोटर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी से कैसे चलता है, वो चीज आपको देखने का जरूरत नहीं है। वो सब एक क्या कहते हैं, कवर लगा दिया जाता है जो कि एब्स्ट्रैक्टेड रहता है। ये बात समझ में आ गया सभी को? अच्छा, मोबाइल के केस में एब्स्ट्रैक्शन क्या है, अगर आप स्क्रीन पे अपना सारा काम क्लिक करते हैं, जो भी काम आपको चाहिए होता है, स्पीकर से आवाज निकलता है, कैमरा आपका फोटो क्लिक करता है, लेकिन वो पूरा एक स्क्वायर मतलब एक रेक्टेंगुलर सॉरी क्यूबॉइड फॉर्म का अगर वो जो डिवाइस है वो इंटरनली कैसे करता है, ये चीज आपको कभी मोबाइल खरीदते वक्त नहीं बताया जाता है। बस आपका काम होता है और आप अपने काम से मतलब रखते हैं। आई होप ये दोनों बातें क्लियर होंगी। किसी को कुछ डाउट चैट्स में आप लोग क्लियर लिख सकते हैं, ताकि अब यहाँ से हम जो मेन दो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है उसको डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल कोड लिखने की जरूरत है। अगर आपको अभी तक वाला बात समझ में आएगा तभी आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। चैट्स में सभी लोग क्लियर लिखिए ताकि आगे बढ़ा जाए। PCSM4 नेक्स्ट। बाकी लोग क्लियर, समझ नहीं आया कि लेट से आए हैं? चलिए ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, इनहेरिटेंस का कोड लिखेंगे। उससे पहले आपने वो जो कहा था कि ये जो इनकैप्सुलेशन करते हैं ये हम क्लास का यूज करके करते हैं, और एब्स्ट्रैक्शन भी हम लोग क्या करते हैं, क्लास के अंदर प्राइवेट मेथड्स या प्राइवेट डेटा बना के हम एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं चीजों को, यानी कि इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को छुपा लेते हैं। इन दोनों चीजों को करने के लिए डायरेक्टली हम कोड पे आएंगे और 4th सेम वाले फोल्डर में Java 01, इसमें हम क्या करेंगे, day2 करके एक फोल्डर बना लेते हैं, जिसमें day2 बना या unit2 बना है, बात दोनों सेम है। इसका माइक ऑन है ना? अब इसको कोड में ओपन करते हैं, और आप में से हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आप लोग क्लास क्रिएट करने का हमको कमांड बताएं, अदरवाइज हम तो कंटिन्यू करते ही चलेंगे। ठीक है, अगर आप बताइए तो आपका भी रिवीजन होता रहेगा। तो सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं हम, क्या, स्टूडेंट डॉट क्लास नहीं, जावा बनाना है। देखिए, अब स्टूडेंट डॉट जावा बन गया। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले क्लास इंप्लीमेंट करना है। तो क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, ये चीज कल भी सब लोग बताए थे। अगर हमको एक स्टूडेंट क्लास डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, पब्लिक वॉइड फिर क्लास का जो नेम है वो। वॉइड नहीं लिखते, फंक्शन लिखते टाइम लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्लास कीवर्ड लगाएंगे और क्लास के बाद जो क्लास का हम नाम रखना चाहते हैं, जैसे हम अपने क्लास का नाम क्या रखना चाहते हैं, स्टूडेंट, और यहाँ पे एक सेमी ये कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम अपना वो जो भी ये लिखना होगा इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्लास स्टूडेंट के लिए डेटा क्या क्या बना सकते हैं, इंट रोल। अब यहाँ पे एक चीज नेम, ध्यान रोल रखिएगा, नंबर, जैसे सी प्लस मार्क्स। प्लस प्रोग्रामिंग आप लोग किए हैं तो वहां पे क्या करते थे हम लोग, अलग अलग स्कोप बनाते थे। जैसे पब्लिक के लिए हम लोग क्या लिखते थे, पब्लिक और कॉलन, और फिर उसके नीचे जितना लिखते थे वो पब्लिक होता था। वैसे ही उसके ऊपर हम लोग क्या रखते थे, ऊपर नीचे मतलब ये कहीं पे भी आप रख सकते हैं, प्राइवेट सेक्शन बनाते थे और प्राइवेट में प्राइवेट डेटा रखते थे। जावा में ऐसा नहीं है, आप लोग को जो भी डेटा टाइप है, जो भी मेंबर डिफाइन करना है, मेंबर मतलब कहें तो दोनों टाइप्स का है, चाहे वो डेटा मेंबर हो या फिर मेंबर फंक्शन हो।
तो दोनों के जस्ट आगे आपको लगाना है कि उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, यानी वो प्राइवेट रहेगा कि पब्लिक रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। अदरवाइज जावा में एक डिफॉल्ट भी होता है, अगर आप कुछ ना लिखे तो वो डिफॉल्ट रहता है। तीनों को हम लोग एक्सेस मॉडिफायर में देखेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा इस चीज को इग्नोर करते हैं, ठीक है। अभी हम सबका डिफॉल्ट रहने देते हैं, आगे हम सबको बताएंगे कि सब में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट कुछ और क्या होता है डेटा टाइप्स। अच्छा, बेसिक में जावा में कोई भी आपको हेडर फाइल इंक्लूड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो स्ट्रिंग वगैरह है ये java.lang पैकेज में है और वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है। नेक्स्ट डेटा टाइप जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। नेक्स्ट डेटा टाइप क्या होगा स्टूडेंट के लिए? कैर। कैर में मतलब क्या? डेटा क्या होगा? डेटा मेंबर। डेटा मेंबर क्या होना चाहिए? ये क्या होगा? रोल नंबर हो सकता है, नेम, मार्क्स, स्टूडेंट आईडी होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम एक तीसरा यूज कर लेते हैं, इंट मार्क्स। इतना ही रहने देते हैं, हम एक्सपेक्ट करेंगे इतने से आप लोग समझ आएगा। ऐसा और भी डेटा मेंबर्स हम अपने जरूरत के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अब एक फंक्शन भी बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं void। इसका भी डेटा टाइप मतलब सॉरी कहें तो एक्सेस मॉडिफायर डिफॉल्ट है, इसके आगे हमने कोई नहीं लगाया, ठीक है। तो void हम क्या करते हैं, सेट डाटा, और ये फंक्शन क्या करेगा, एक आर्गुमेंट लेगा जिसको हम बोलते हैं इंट r और इंट n। हम वो दिस वाला चीज नहीं बताना चाहते, वरना हम इसको भी यहाँ पे भी रोल, यहाँ पे भी नेम रख देते और दिस डॉट करके सेट कर सकते हैं। जो लोग दिस पढ़े हुए उनको पता होगा हम क्या बात कर रहे हैं, इंट m, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो आर्गुमेंट आएगा फंक्शन से, मतलब जो फंक्शन कॉल किया जाएगा, तो ये जो RNM आएगा यानी कि रोल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर, इसको ज्यादा कुछ नहीं, बस रोल नंबर को क्या करना है, R, हेलो क्लास ले रहे हैं, 1 घंटे बाद कॉल करना। नेटवर्क इशू हुआ था क्या? चलिए बढ़िया। तो ये रोल नंबर इक्वल टू R कर देंगे और ये रोल नंबर सेट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर इसको, इस नेम को सेट करने के लिए क्या करेंगे, नेम इक्वल टू N और फिर मार्क्स इक्वल टू M। ये तीनों चीजें क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है? नेम में बस जो, अच्छा यहाँ पे एक चीज है, ये जो है ये स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। बाकी सब इंट आएगा और ये स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग में एक n वेरिएबल आएगा, मतलब n वेरिएबल में जो भी नाम स्ट्रिंग आएगा वो मिलेगा, उसको यहाँ पे असाइन कर दिया जाएगा। ये सेट डेटा वाली बात सभी को क्लियर है? एक और फंक्शन बना लें, void get data। अच्छा, इससे हम क्या करेंगे, get data से नाम देख के क्या लगता है? रिटर्न कराएंगे। हाँ, इससे मतलब वो प्रिंट कराएंगे या फिर उसको क्या कहते हैं, क्लास के आउटसाइड इस चीज को भेज देंगे। यहाँ पे ना नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, प्रिंट ही कर देते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रिंट करने का मैकेनिज्म क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, यानी क्लास का डेटा प्रिंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास के अंदर के ही फंक्शंस को है। और यहाँ पर प्रिंट करते टाइम सबसे पहले चीज हम क्या प्रिंट करेंगे, ROL, इसको भी स्मॉल रखा जाए, रोल, और उसके साथ प्लस करके, आप लोगों को पता हो ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, इससे आप डेटा टाइप्स को जोड़ सकते हैं। रोल के साथ आप क्या करेंगे, रोल को जोड़ देंगे, रोल जो कि आपका डेटा टाइप है, प्लस करेंगे, फिर से क्या कर देंगे रोल के बाद। किसी को डाउट हो तो जरूर पूछिएगा अगर आपको प्रिंट करने में प्रॉब्लम है तो। नेम, नेम के बाद क्या जोड़ेंगे, नेम के बाद क्या जोड़ा जाएगा, नेम के बाद जोड़ा जाएगा, मान लीजिए बस नाम जोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नेम वेरिएबल जोड़ना है, हम बता रहे हैं ये रोल सिर्फ एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होगा, रोल और कॉलन ये इतना पार्ट जो है ना ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और ये रोल वेरिएबल यानी जो भी रोल नंबर यूजर सेट करेगा वो प्रिंट होगा, फिर से एक स्पेस आएगा प्रिंट होगा, फिर नेम और कॉलन, फिर एक स्पेस, और जो भी नाम यूजर दिया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। प्लस करके हम क्या करेंगे, फिर से एक और बार लगा देंगे स्पेस मार्क्स, और यहाँ पे प्लस में मार्क्स। अभी तक जितना बात किए एकदम ABCD जैसा, अगर आप पहले से C++ वगैरह पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो सेट गेट डेटा हो गया, सेट डेटा हो गया, बस इसको रन कोड करेंगे। इसके बाद हम इसमें कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग उन सबों को भी देखेंगे। अच्छा, इसी के बगल में हम अगर एक और
क्लास बना लेते हैं मेन, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक। वैसे हम इस स्टूडेंट क्लास में भी मेन फंक्शन को डिफाइन करके अपना काम कर सकते थे। पब्लिक स्टैटिक और क्या होता है, वॉइड मेन main स्ट्रिंग string arg args। एस इसलिए लगाते हैं ना, देखिए वैसे तो आप यहाँ पे ए आर कुछ भी ABCD कुछ भी लीजिए, ARGS का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स। ARG मतलब यानी सिर्फ आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट्स इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक स्ट्रिंग एरे लेने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोग समझे होंगे कि ARGS ही क्यों लिखते हैं सब लोग। नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या करेंगे कि हम कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम कमांड लाइन आर्गुमेंट से भी यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन हमको स्कैनर डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो स्कैनर ही बना लेते हैं। स्ट्रिंग स्कैनर का को एरे के अलावा क्या स्ट्रिंग के एरे के अलावा कुछ और ले सकते हैं क्या उस जगह नहीं पे? ले सकते हैं, मेन मेन मेथड की जगह पे कुछ भी नहीं ले सकते हैं। मेन मेथड के लिए जो ये सिग्नेचर डिफाइंड है कि ये रिटर्न टाइप, ये क्या कहते हैं, मतलब ये इसका एक्सेस मॉडिफायर हमेशा पब्लिक ही होगा। बाकी आप इसको डिफॉल्ट नहीं छोड़ सकते, प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते हैं। स्टैटिक आपको लिखना ही है। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये मतलब जो हम ये कहना चाह रहे हैं ब्रैकेट कि के अंदर पूरा है सेम ना ही रहेगा, ये स्ट्रिंग। चेंज नहीं कर सकते आप, इंटीजर एरे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, java.util.star। अब स्टार इसलिए कर दिया, यहाँ पे स्टार ना करके हम सबको यूज करने वाले नहीं, तो काहे स्कैन रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, स्कैनर आप लोग बहुत नाम सुने होंगे। स्कैनर से क्या होता है, इनपुट लिया जा सकता है यूजर से, तो यूजर से जस्ट हम इनपुट लेंगे। अच्छा, एक चीज है, हम ना बस इसको इनपुट वाला लगा दिया, हम ये कोड आपको भेज देंगे, आप अपने हिसाब से इसको इनपुट कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसी फंक्शन के अंदर में कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट। अच्छा, ये स्टूडेंट ना, जैसे हम इंट टाइप का अगर कोई डेटा टाइप बनाना होता था तो पहले क्या करते थे, जो वेरिएबल का टाइप है वो लिखते थे। तो इसको ऐसा समझिए कि डेटा टाइप, यानी कि जो आप वेरिएबल बना रहे हैं उस वेरिएबल का टाइप क्या है, स्टूडेंट, और उसका नाम क्या होगा वेरिएबल का, S1। ठीक है, अब S1 में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, S1 क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है, थोड़ा सा अगर आप इसको, बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब, हम जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। ये जो आपका चीज था ना क्लास, इसको थोड़ी देर के लिए हम कॉपी करके लाते हैं। इसका ना एक कॉपी बनेगा मेमोरी में। ठीक है, जैसे ही आप चाहते हैं कि इसका एक कॉपी बने मेमोरी में, और वो जो आपका कॉपी होगा वो चीज क्या करेगा, उस S1 वेरिएबल के थ्रू डॉट करके आप उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका मार्क सेट कर सकते हैं। सेट डेटा फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो S1 जस्ट उस एक ऑब्जेक्ट का नाम होगा। ऑब्जेक्ट मतलब कहें तो ये क्लास हम लोग समझते थे कि एक ब्लूप्रिंट है, और इस ब्लूप्रिंट का एक्टिव एंटिटी क्या होगा, एक्टिव फॉर्म होगा एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू, ये सजेशन दे रहा है तो इसको यूज कर लेते हैं। अब ये स्टूडेंट को आप वैसे तो ये स्टूडेंट समझिए न्यू, और इतना लिखने से एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और अब ये जो ऑब्जेक्ट बना, इसको आप S1 में स्टोर करें या फिर ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको इसके पेरेंट, अच्छा इनहेरिटेंस में देखेंगे कि इसके पेरेंट रेफरेंस में भी आप स्टोर करवा सकते हैं। स्टूडेंट क्लास का कोई पेरेंट ऑब्जेक्ट है, पेरेंट क्लास हो, तो वो भी रेफरेंस टाइप हम यहाँ पे रख के और स्टूडेंट क्लास को स्टोर करवा सकते हैं। ये अलग अलग चीज है, इसको हम इनहेरिटेंस के बाद देखेंगे। ये बेसिक सा हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है मैक्सिमम लो का आइडिया होगा। S1 डॉट एक फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, तो पहला फंक्शन कौन सा कॉल करें, दो ही तो फंक्शन है, तो पहला कौन सा कॉल करना चाहिए, गेट डेटा या सेट डेटा, सेट डेटा। सेट सेट डेटा। डेटा। अच्छा, एक चीज है, जावा में आप जब भी दो वर्ड का वेरिएबल बनाइए तो दूसरे वाले वर्ड का कैपिटल कर दीजिए लेटर। इससे ये फायदा होता है कि गेट और इसके बाद से दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, ये चीज आपको पता रहेगा। स्पेस नहीं भी दीजिए, लेकिन आप इसको कैपिटल कर दीजिए, कन्वेंशन है, बाकी और कुछ बात नहीं है। क्लास नेम कैपिटल रखना भी कन्वेंशन का पार्ट है। सेट डेटा में क्या करना है, 3 आर्गुमेंट देना है, तो 3 आर्गुमेंट हम यहाँ पे ऐसे ही देते हैं, आप लोग स्कैनर से इनपुट लेके कर लीजिएगा। तो पहला क्या देते हैं, रोल नंबर 1, और नेम क्या दे दिया जाए, राहुल, और इसके बाद स्पेस हम रहने देते हैं, स्पेस को प्रिंट करते टाइम हम लगा लेंगे। मार्क्स लगभग मान लेते हैं 500 सेमीकोलन। ठीक है, अब ये चीज क्या होगा, इससे ना सिर्फ वो, अच्छा एक चीज है, ये जब भी आप VS कोड में कीजिए तो ये R कॉलन ना, इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ VS कोड आपको दिखा रहा है। ये जो सेट डेटा फंक्शन है, इसके अंदर ये R नाम से आर्गुमेंट गया है। ठीक है, R या फिर कुछ भी रखिए तो वैसा आपको यहाँ पे दिखेगा। इसलिए जब आप सिस्टम डॉट प्रिंटलन करते हैं ना एक साथ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे X करके दिखा देता है। ये बात समझ में आ गया सभी को, इस फंक्शन से क्या होगा इस कॉल के बाद,
लाइन नंबर 22 पे एग्जीक्यूट करने से डेटा क्या होगा? डेटा हर एक वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। हाँ, ये जो क्लास का 3 डेटा था, रोल नेम मार्क्स, इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़िया बात है, ज्यादा कुछ हम नहीं करते, ये S1 पे ही गेट डेटा प्रिंट कर देते हैं, S1 डॉट गेट डेटा। अब इसके लास्ट में एंडल या फिर वो जो बैकस्लैश एन, एंडल तो होता नहीं लेकिन बैकस्लैश एन लगा सकते हैं, वो लगाने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे अपने आप प्रिंट एलन यूज कर रहे हैं, प्रिंट सिर्फ यूज कीजिएगा तो लास्ट में लाइन नहीं आएगा। रन कोड, कहानी के खत्म होने का इंतजार करते हैं। ये बेसिक क्लास ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। ठीक है, वो जो इनकैप्सुलेशन था वो करना हम कर दिए और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने भी कोड देख लिया। ये कोड आप लोग प्रैक्टिकल है, ट्राई करके देख सकते हैं, आपकी मर्जी। कुछ हमको लग रहा है होना चाहिए। क्या कह रहा है? पब्लिक स्टैटिक void string array args, please define the main method as main method not found। मेन मेथड में हम हाँ, लोग क्लास का नाम जो है वो चेंज है, स्टूडेंट डॉट जावा लिखे हुए हैं और मेन डॉट जावा के अंदर मेन फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जीक्यूट हो रहा है ये स्टूडेंट क्लास एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे क्लास दो बना, कौन सा? एक मेन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली कमांड लाइन से एग्जीक्यूट कर लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हमको पता है मेन वाले एग्जीक्यूट करना है। दोनों कंपाइल हो गया, हम सिर्फ टर्मिनल का ओपन होने का वेट करेंगे, बाकी इसको ये जावा स्टूडेंट को जो एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो उसमें मेन फंक्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसको किल करेंगे। ये चीज आप लोग एक ही फाइल में हम रखें, कुछ लोग समझने वाले समझ गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जावा और एग्जीक्यूट करेंगे मेन क्लास को। ठीक है, जब कंपाइल हुआ था ना तो इस एक ही फाइल में हम क्या बनाए थे, दो क्लास बनाए थे, एक स्टूडेंट डॉट क्लास और एक मेन डॉट क्लास। मेन क्लास मेन यहाँ पे बनाए थे और उसके ऊपर क्या बनाए थे कि स्टूडेंट क्लास। ये दोनों जब कंपाइल हुआ तो अलग अलग क्लास फाइल बना, तो वो जो हम ये कोड रनर से एग्जीक्यूट करते थे तो ये पहला वाला एग्जीक्यूट कर देता था स्टूडेंट डॉट क्लास, क्योंकि फाइल नेम उसी नाम से है। हमको क्या चाहिए, मेन वाला चाहिए, क्योंकि मेन में हम ऑब्जेक्ट वगैरह बनाए हैं। तो क्लास जावा मेन एग्जीक्यूट करेंगे और रोल नंबर रोल इज 1, नेम राहुल, मार्क्स 5, तो काम खत्म। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आया? जो लास्ट में थोड़ा सा इधर उधर हम किए कमांड से, क्लियर है? तो चैट में आप लोग क्लियर लिखिए, क्योंकि जल्दी जल्दी कहानी को आगे बढ़ाए तो यूनिट खत्म किया जा सकता है। नहीं, इस बात को एक बार थोड़ा रिपीट कर देंगे। सर को थोड़ा रिपीट कर देंगे। चलिए देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि ये जो जावा का हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे ना, जब भी आप ये कोड रनर से एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या करता है, अगर आपका abc.java है तो जावा सी abc.java को कंपाइल करने के लिए यूज करता है। अगर हम आपको एक चीज बताएं, यहाँ पे हम एक abc.java, ये ना दोनों कमांड एंड करके साथ में देगा। आप इसको देखिएगा, हम रन कोड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कमांड, ये भी ना कुछ कमांड ही डालता है टर्मिनल में। ठीक है, देखिए आई थिंक यहाँ पे सेलेक्ट करके रन नहीं करना, सेलेक्ट करके रन कीजिएगा तो जितना पार्ट सेलेक्ट करके रखिएगा उतना ही रन होगा। क्लिक करते हैं, इस abc.java को हम एग्जीक्यूट करके आपको दिखाएंगे और आप लोग को बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये मत कहिए कि इसका कैपिटल का नहीं, ये सिर्फ डेमो के लिए यूज करें, तो कोई हमारा स्टैंडर्ड प्रोग्राम नहीं। तो एग्जीक्यूट होते ही यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि मेन मेथड नहीं है, और यहाँ पे इसमें चूंकि मेन मेथड नहीं है तो इसको प्रॉब्लम आना चाहिए। कह रहा है कि मेन मेथड नहीं है, तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिएगा, जो कमांड है ना, ये यहाँ से पहले ये कंपाइल का कमांड क्या है, जावा सी abc.java, और उसके बाद ये नेक्स्ट कमांड है जावा abc। ठीक है, जावा हम लोग क्या करते थे, अच्छा ये कितने लोगों को ये बात कंपाइल करना और कोड को एग्जीक्यूट करना पता है? इंटेंट से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। जावा सी से हम लोग कंपाइलर है, इसके बाद हम फाइल नेम देते हैं जो हमारे सोर्स कोड का है, उससे कंपाइल हो जाता है, और जावा लिख के हम क्या करते हैं, जो भी क्लास फाइल बनेगा, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर एग्जांपल के लिए हम आपको बताएं ना, तो हम आपको दो चीज बता सकते हैं। ये जो पहले स्टूडेंट और जावा है, ठीक है, इसको कंपाइल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जावा सी हमारा कंपाइलर का नाम, और कंपाइलर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल एप्लीकेशन है जो इसको कंपाइल करेगा। इसको क्या देंगे हम, ये बेसिक कंपाइलेशन है जिसको जिनको याद हो, स्टूडेंट, ये सब चीज में अभी पढ़ना नहीं था लेकिन आप लोग, स्टूडेंट और जावा, ये क्या करेगा, स्टूडेंट और जावा को कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद इसमें दो क्लासेस आप डिफाइन किए हैं। अच्छा, अगर आप इसमें 3 क्लास डिफाइन कीजिएगा तो यहाँ पे सोर्स जो ये क्लास फाइल बनेगा इसमें भी 3 क्लास बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक मेन डॉट क्लास और ये स्टूडेंट डॉट क्लास। आप जितना भी क्लास इसमें डिफाइन कीजिएगा, जितना भी क्लास कीवर्ड लगा लगा के जितना क्लास अपना बनाइएगा, उस सब के लिए अलग अलग क्लास फाइल बनेगा। ये बात सभी को क्लियर है? जितना क्लास एक फाइल में होगा सबके लिए अलग अलग क्लास फाइल बनेगा। क्लियर है? बढ़िया।
अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि जब आप स्टूडेंट और जावा को कंपाइल कीजिएगा तो एक तो बनेगा स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल और ये एक बनेगा मेन डॉट क्लास फाइल। अच्छा, आपको कौन सा वाला क्लास एग्जीक्यूट करना चाहिए जिसमें मेन फंक्शन है, मेन मेथड है? तो मेन मेथड किसमें है? मेन मेथड है इस मेन क्लास में। तो आपको जरूरी है कि आप इस जावा करके इस मेन को एग्जीक्यूट करें। अब वो जो यहाँ से हम कर रहे थे ना, तो वो देखता था कि स्टूडेंट डॉट जावा और उसका साथ में स्टूडेंट ही क्लास को एग्जीक्यूट कर देता था, जबकि स्टूडेंट क्लास में मेन मेथड था नहीं। तो ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस का चीज आप इधर की जगह आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए दो क्लास कंपाइल हुआ तो जावा मेन को एग्जीक्यूट करें तो हमको आउटपुट मिलेगा। अब अगर हम स्टूडेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे जावा स्टूडेंट, तो ये कह रहा है कि मेन मेथड नहीं मिला भैया, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। मतलब मेन मेथड है नहीं, तुम चलाना शुरू कहाँ से करें? तो प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग होगा वो मेन मेथड से ही होगा और जिस क्लास में मेन मेथड हो उसी प्रोग्राम को आप उसी क्लास को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कहानी जितने लोग क्लियर है चैट्स में क्लियर लिखे ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। वैसे आप डिटेल में कल इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हम चैट्स में आप लोग का वेट करें तो क्लियर लिखिए ताकि हम आगे बढ़े। क्लियर? और बाकी लोगों को समझ में नहीं आया कि हम पूछना स्टार्ट करें। देखिए ये कोड आप लोग को मिल जाएगा, इसको रन करवा के देखिएगा और कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं किसी को। ओके क्लियर। चलिए बहुत बेसिक बात था, ठीक है। ये कंपाइलेशन वाले बात को अगर इग्नोर करें तो बाकी सब चीज बेसिक था, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज आता है क्लास ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद में थोड़ा सा हम सिलेबस पे इधर एक बार सिलेबस पे भी लुकआउट करते रहे तो अच्छा था, क्योंकि वहां पे क्या पढ़ना है, ठीक है। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, एक्सेसिंग डेटा मेंबर हम आपको बता दिए। अगर ये आप जो ना अभी ये डिफॉल्ट मोड में है, ये एक्सेस मॉडिफायर हम बता देंगे। ये जो डिफॉल्ट मोड है रोल नंबर, तो आप क्या कर सकते हैं इस S1 के थ्रू ना, S1 के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, S1 डॉट डिफॉल्ट में आप एक्सेसिबल होता है तो आप इसको रोल करके 1 को आप 2 बना सकते हैं, ठीक है। और फिर से क्या करेंगे, हम सेट डेटा को कॉल करेंगे, मतलब सॉरी गेट डेटा को। तो अब क्या होगा, रोल नंबर चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? अच्छा ये फिर नहीं चलाएगा। इसका नाम मेन डॉट जावा रख देते, इस क्लास का नाम तो ज्यादा बेटर रहता, वो अच्छा चलता, ठीक है। तो कंपाइल होने दीजिए जैसा हो रहा है वैसा। ये कहेगा मेन नहीं मिला, ये ना बस ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो भी क्लास आपको इसको देते हैं बहुत मैक्सिमम प्रयास करता है कि उसमें मेन मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है तो वो फिर उसको पहले CLS कर लेते हैं क्लियर जावा मेन को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो एक चीज है कि पहले था रोल नंबर 1, नाम राहुल और मार्क्स 500, ठीक है। फिर हम क्या किए, डेटा मेंबर को एक्सेस कर दिया। डेटा मेंबर को आप मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू, वैसे फंक्शन को भी आप मेंबरशिप ऑपरेटर डॉट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये सब थियोरेटिकल बातें हैं, C++ में ऑलरेडी आप लोग सुने होंगे थोड़ा बहुत। तो ये दोनों प्रिंट हो गया। ये बात समझ में आया सबको? लाइन नंबर 24 लाइन क्लियर है कि हम उसका डेटा मेंबर को एक्सेस करके डॉट लगा के कुछ भी चेंज कर दिया। अगर वो प्राइवेट होता तो क्या एक्सेस कर पाते? अगर ये चीज प्राइवेट होता तो क्या हम एक्सेस कर पाते वहां पे? प्राइवेट नहीं, प्राइवेट। अभी हम क्या उस चीज को नीचे एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इस चीज को लाइन नंबर 4 पे हम प्राइवेट बनाए स्टूडेंट क्लास में, तो क्या हम स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट S1 के थ्रू डॉट लगा के इसको प्रिंट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए यहाँ पे नहीं 4 कर किया है नहीं तो कर दिस सकते हैं। फील्ड प्राइवेट जब बन स्टूडेंट, जाएगा तो वो बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा। हाँ तो कह रहा है दिस फील्ड स्टूडेंट डॉट रोल इज नॉट विजिबल। तो विजिबल हम रखना चाहते हैं, जिसको आप जिसको प्राइवेट करना उसको कर सकते हैं, जिसको करना उसके आगे प्राइवेट लगा दीजिए। इस मेथड को प्राइवेट करना है इसके आगे प्राइवेट लगा दीजिए, मार्क्स को प्राइवेट करना है इसके आगे प्राइवेट लगा दीजिए। तो प्राइवेट लगाने के लिए बस प्राइवेट कर सकते हैं। प्राइवेट मतलब क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। आई होप ये बात समझ में आई होगी। चलिए इस चीज को बंद करते हैं और नेक्स्ट हम लोग इनहेरिटेंस वगैरह पे चलते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं सिलेबस में कुछ कह तो नहीं रहा है जो बच रहा हो। कंस्ट्रक्टर बताएं कि डायरेक्ट इनहेरिटेंस पे चले? एक बार रिव्यू ले लीजिए। कंस्ट्रक्टर, मेथड ओवरलोडिंग, स्टैटिक मेंबर्स, नेस्टिंग ऑफ मेथड्स, इन सब को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कॉपी करते हैं, अच्छा होगा कि हम ये सब पढ़ा लिए। कंस्ट्रक्टर, तो एक एक करके ना हम इसको नंबरिंग कर देते हैं और उसी हिसाब से चलते चलेंगे। कंस्ट्रक्टर बताइए तो क्या क्या आप लोग जानते हैं, उसके बाद तो हम बता ही रहे हैं। स्टैटिक मेंबर्स, स्टैटिक जैसे कि एक मेंबर फंक्शन अभी हम मेन मेथड डिफाइन कर रहे थे, वो स्टैटिक था, ठीक है। क्या हुआ,
इधर से रूम में आओ, रूम में आओ ना दूरापुर में। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या समझते हैं आप लोग, बताइए। रिकॉर्डिंग चलता रहे तो अच्छा है। अरे आइए ना, कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या समझते हैं आप लोग, जो जो समझते हैं बताइए। चारों को अभी हम एक एक करके चारों पे थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम करेंगे और आप लोग समझ जाइए कहानी, ठीक है। तीनों वही क्लास ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, बस 2-2 मिनट समय का दरकार है। चलिए कंस्ट्रक्टर से क्या समझते हैं, आओ मुन्ना। आओ ना। कंस्ट्रक्टर मेथड के जैसे है जो क्लास हाँ यहाँ के मम्मी दे दीजिए उसको चाबी। जी तो कंस्ट्रक्टर क्या है, एक मेथड के जैसा है जिसको हम कॉल नहीं करते हैं, अपने आप कॉल हो जाता है। क्या S1 का हम अगर S1 डॉट जो स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर हो उसको डॉट लगा के कभी कॉल करते हैं, नहीं। अच्छा कंस्ट्रक्टर बनता नहीं कैसे है, यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, ये जो फंक्शन है ये सेट डेटा फंक्शन है, इसको हम कॉल कर रहे हैं तो अब ये सेट डेटा हो रहा है। अच्छा क्या वो कोई ऐसा फंक्शन नहीं बना सकते जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही कॉल हो जाए, मतलब ये जहाँ पे ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं यहीं पे ये जो यहाँ पे पैरेंथेसिस है ना, यहाँ पे हम कुछ आर्गुमेंट डाल के और उसी टाइम उसका डेटा सेट कर पाए, तो उसी चीज को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। थोड़ा आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका जो नाम है उस क्लास का नाम ही होगा, ठीक है। उस क्लास का नाम ही होगा, मतलब यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पे वो कॉल फंक्शन एक तरह से हो रहा है, ये इंटरनली फंक्शन कॉल नहीं होता। बस ऐसा समझिए कि यहाँ पे उसी नाम का फंक्शन न्यू के टाइम कॉल हो रहा है और वो एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ये बस समझने के लिए आप लोग समझ सकते हैं, बाकी इंटरनल खेल थोड़ा इससे बड़ा डिफरेंट है। स्टूडेंट, अच्छा वॉइड स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप होता है क्या? नहीं, रिटर्न टाइप नहीं होता है। हाँ तो इसके आगे क्या नहीं करते होता हैं हम है। लोग, यहाँ पे अगर आप होवर कीजिए तो लिख रहा है दिस मेथड इज अ कंस्ट्रक्टर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये वॉइड हटाना पड़ेगा। अब कह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और यहाँ पे भी ये 3 आर्गुमेंट ले रहा है और बस इसको सेट कर रहा है। तो अब हमको पता है कि सेट डेटा की जरूरत नहीं है, जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे थे राहुल के लिए ये हम। अच्छा आपको ऐसा करने से कोई डिसएडवांटेज लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोग को, सेट डेटा वाला फंक्शन हटाने से कोई डिसएडवांटेज है कि आसान हुआ कंस्ट्रक्टर यूज करने से काम, एक एक्स्ट्रा मेथड हमको नहीं कॉल करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम उसके कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट वेरिएबल पास कर दें। इसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसमें पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, अदरवाइज एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो कि इंटरनली कॉल हुआ होगा। नॉन पैरामीटराइज होता है। हाँ कुछ डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। क्योंकि रिवीजन मोड में है तो हम ये चीज बहुत सारा मान के चलते हैं, क्या कह रहे हैं, नहीं किस चीज के लिए नहीं बोल रहे। तो ये सेट, हाँ हम जो टॉपिक पे तो वहां पर है, ये सेट डेटा वाला फंक्शन हटा दिए, क्या इस बात से कोई डिसएडवांटेज है कि अच्छा बात हुआ? जल्दी बताइए, यस नो कुछ भी बोलिए और खत्म करें इसको। देखिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो अच्छा एक चीज है, क्या सेट डेटा वाला था तो हम फिर से कहीं पे नहीं, मतलब मान लीजिए हमको मन होता कि तीनों हम चेंज करना चाहते थे तो सेट डेटा को हम दोबारा कॉल कर सकते थे, क्या हम कंस्ट्रक्टर को दोबारा कॉल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से? नो। नहीं। एक प्रॉब्लम तो है ना, जब आपको पता हो कि आपका जो सेट डेटा फंक्शन है वो आपको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है, तो उस केस में क्या सेट डेटा वाला काम कंस्ट्रक्टर में कीजिएगा? अब ये चीज सॉफ्टवेयर वगैरह हम लोग बनाएंगे तो वहां पे समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस ये आपके लिए एक सोचने वाला चीज था, आप इस पर ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में आप समझ गए, ठीक है। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जब भी, अच्छा आपको पता होगा इससे पहले वाले प्रोग्राम में हम ये कंस्ट्रक्टर हमेशा हर क्लास का एक होता ही होता है, ये तो बात सत्य है। पिछले वाले प्रोग्राम में आप देखे थे हम सेट डेटा बनाए, गेट डेटा बनाए, कंस्ट्रक्टर तो कहीं बनाया ही नहीं। तो उस केस में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर कंपाइल होते टाइम इस क्लास के लिए बना के रख देता है क्लास फाइल में, और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बस खाली सा होता है स्टूडेंट, और वहाँ पे ये पैरेंथेसिस और ये सब सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स, उसका काम कुछ नहीं होता, बस वो कॉल होता है ताकि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ओवरलोडिंग, इससे क्या समझते हैं आप लोग? फंक्शन ओवरलोडिंग जैसा कुछ पढ़े होंगे तो वही कुछ है। मेथड्स ओवरलोडिंग, एनीबॉडी? कोई आइडिया नहीं है कि? मल्टीपल मेथड होता है जिसका सेम नेम होता है हाँ और डिफरेंट पैरामीटर।
उसका डिफरेंट पैरामीटर होता है। सेम मतलब नेम के एक ही नाम से डिफरेंट एक ही मेथड नेम बना के सकते हैं जिनका। मेथड को हम लोग बार बार कॉल करेंगे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अलग एक ही नाम से हम बहुत सारा पैरामीटर के मेथड साथ। डिफाइन करेंगे। हमारी बात ध्यान से सुनिए, एक ही नाम का हाँ, बहुत सारा मेथड डिफाइन करेंगे, मतलब डेफिनेशन के टाइम में सम नाम का ही 3-4 मेथड बना देंगे, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा, लेकिन पैरामीटर पैरामीटर सबका अलग और रहेगा। या फिर आर्गुमेंट लेगा सब डिफरेंट डिफरेंट। अगर आर्गुमेंट सेम हाँ, होगा तो जो कॉल करेगा उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला कोड चलाना है। तो आर्गुमेंट वाला चीज डिफरेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लॉजिकली देखें तो। इट इज अ स्पेशल फंक्शन। बताइए इसको कंपाइल किया जाए, दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय ऑटो। अभी हम आप लोग आगे चलेगा, हम यही अटके हुए ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली फंक्शन when एग्जीक्यूट किया जाता है। instance is इट created। हैज सेम नेम एज, 2 लाइन बस लिख देते हैं ताकि याद रहे। सेम नेम एज क्लास। अरे सेम लिखा हो भाई, क्या लिखा है, सेम नेम एज क्लास नेम, ठीक है। बाकी चीजें आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, पैरामीटराइज, इसमें ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसके मेंबर वेरिएबल को, या फिर बहुत सारा कहानी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको एंटर कर देते हैं ताकि ये नेक्स्ट पर है। मेथड ओवरलोडिंग, इसमें क्या करते हैं मेथड ओवरलोडिंग में? हाँ, अभी जो आप लोग बता रहे थे उसी चीज को एक बार इंग्लिश में रिपीट कर सकते हैं आप लोग। मल्टीपल, वैसे इसके बारे में डेफिनेशन देख सकते हैं, मल्टीपल मेथड्स विथ सेम नेम। Having मेथड same name. सिग्नेचर। मल्टीपल मेथड्स आर कॉल्ड व्हेन मल्टीपल मेथड्स ऑल हैविंग सेम मेथड्स नेम आर मेथड्स, सेम। सॉरी यहाँ पे कहते हैं डिफरेंट सेम नेम बट, पैरामीटर बट डिफरेंट पैरामीटर्स आर पैरामीटर डिफरेंट। और यहाँ पे मेथड आर्गुमेंट। सिग्नेचर एक चीज जो हम बार बार लिखते हैं ना, ये मेथड सिग्नेचर क्या होता है, जो लोग थोड़ा इसके बारे में डिटेल में डीप डाइव किए होंगे, हम आपको जावा अगर पढ़ना था तो हम आपको एक चैनल रिकमेंड करेंगे जहाँ से हम भी पढ़े हैं, दुर्गा सॉफ्ट, ठीक है। कुछ लोग नाम सुने, कितने लोग नाम सुने और देखे हैं इनका दुर्गेश, वीडियो? कोड विथ दुर्गेश। नहीं नहीं नहीं, दुर्गा सॉफ्ट सॉल्यूशंस अच्छा, करके दुर्गा नाम है सर। सॉफ्ट। दुर्गा सर अपने आप दुर्गा टीचर है, सर साउथ का। इंडियन है, हैदराबाद हाँ, से, ठीक है। वो साउथ के हैं, उनका काफी अच्छा है। काफी बढ़िया, ठीक है। तो वो लोग बताएं कि मेथड सिग्नेचर एक चीज होता है। मेथड सिग्नेचर ना, मेथड सिग्नेचर में क्या क्या होता है, एक होता है रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न टाइप, और क्या होता है मेथड नेम, और फिर क्या होगा arg लिस्ट। अब इसमें ये कहा गया ना कि मेथड सिग्नेचर ऑलवेज डिफरेंट होना चाहिए, यानी ये पूरा चीज का कलेक्शन क्या कहलाता है, मेथड सिग्नेचर। रिटर्न टाइप तो सेम भी होगा या फिर डिफरेंट भी होगा, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। उसमें पूरा मेथड सिग्नेचर में मेथड नेम भी सेम हो सकता है, लेकिन एक चीज जो कभी अगर ये दोनों सेम हो गया, अगर ये दोनों आप सेम कर दिए तो आपको ये वाला चीज डिफरेंट करना ही होगा, ठीक है। अगर आप सेम मेथड नेम से दो दो फंक्शन बना रहे हैं तो आप इसको चेंज करना ही होगा। मेथड सिग्नेचर का मतलब है कि ये जो पूरा सिग्नेचर है ना, ये पूरा मेथड, रिटर्न टाइप, मेथड नेम और आर्गुमेंट लिस्ट, इन तीनों का जो कलेक्शन है इसको मेथड सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है। बस, ज्यादा कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आप वहां पर वीडियो देखिए तो आपको इसको डिटेल में समझाया जाएगा। डिफाइन करते टाइम आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, बुक्स में भी शायद अगर आप देखेंगे तो कहीं पे मिल जाएगा मेथड सिग्नेचर वाली बात। अब कहानी सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए ना कि एक ही नाम का दो फंक्शन है, ठीक है, सम। अब दोनों क्या करता है, सम ही करता है। तो आपको इसको कैसे आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो एक सम हो सकता है कि दो आर्गुमेंट लेता होगा, 1, 2 इसका सम देता होगा, ठीक है। दूसरा सम क्या हो सकता है, दूसरे सम में अगर दूसरे सम मतलब वो 3 नंबर को सम कर रहा हो तो हो सकता है उसमें 3 आर्गुमेंट दें। तो जो कॉल करने वाला है वो तो इसी बेसिस पे डिफरेंशिएट करेगा ना, क्योंकि वो फंक्शन नेम से कॉल करेगा, सॉरी मेथड नेम से कॉल करेगा। और उसके बाद जो उसके पास डिफरेंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स। वो आर्ग्यूमेंट जो पास करेगा वो डिफरेंट होगा, तभी वो कह सकता है कि हम कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, और जिसको वो कॉल करना चाहेगा उसको कॉल कर सकता है। मतलब उसके लिए अंतर स्पेसिफाई करने का यही तरीका है। अब हम आते हैं जल्दी से दो मेथड डिफाइन करते हैं, क्लास, या फिर हम एक फाइल बनाते हैं टेस्ट। हम ज़्यादा टाइम इस पे नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी से इसको खत्म करें, ठीक है। पब्लिक क्लास टेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें हम PSVM मेन मेथड बना रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि टेस्ट क्लास का ही हम एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है, बढ़िया। अब इस टेस्ट क्लास में हम कुछ फंक्शंस ऐड करने वाले हैं, जैसे कि पहला फंक्शन क्या होगा, पहला फंक्शन
बोलिए जल्दी जल्दी। पब्लिक में नहीं यूज करते हैं, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर वगैरह हम रहने देते हैं। यहाँ पे बस सम रिटर्न टाइप क्या रख दें इसका, इंट सम वाला यूज किया तो उसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। इंट ए कॉमा इंट बी। ये जितना भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आप इसको कॉपी पे पढ़ ले सकते हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है, मेथड मस्ट रिटर्न। अच्छा ये इंट रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न ए प्लस। वैसे हम इसको इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दे सकते थे और फिर लास्ट में रिटर्न सी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे लाइन बचाए इसलिए हम रिटर्न ए प्लस बी कर दिए। नेक्स्ट मेथड क्या होगा, void का बना अच्छा दीजिए, इसके लिए आप लोग void कितने लोग sum वेर आर्ग अब मेथड प्रिंट जानते कर हैं। दीजिए 3 नंबर को। वेर आर्ग मेथड कितने लोग जानते हैं, वेर आर्ग मेथड। देखिए अब आपको ना पता है कि आपको नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा, लेकिन सेम ही टाइप का होगा। अगर वो चीज आपको पता है तो आप एक फंक्शन यहाँ पे आर्गुमेंट ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दे सकते हो। वो चीज हम बाद में बताएंगे, ठीक है। वो भी एक तरीका है, मतलब लेटेस्ट वर्जन में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चाहते हैं इस सम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो सम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, किस क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, म्यूट कर लीजिए नीतीश। किस मेथड को किस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सम को कॉल कर सकते हैं, t1 डॉट सम। अच्छा अगर हम ये दो आर्गुमेंट पास करेंगे, मान लीजिए 2,3, तो कौन सा कॉल होगा, आर्गुमेंट वाला जितने पास होंगे उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे फंक्शन चेक कर लेगा और वही फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पे देखिए बताता हूँ आपको, बहुत सारा चीज सकते थे, टाइप प्रमोट, यहाँ पे फ्लोट लगा देते, यहाँ पे इंट लगा देते, लेकिन वो सब चीज हम बताएंगे तो आपका भी टाइम आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, यूनिट खत्म ना हो पाएगा। तो इंट वाई कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं 2 3 प्लस 4 कर देते हैं, दोनों को प्रिंट कर देते हैं। सिस्टम 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 सिस्टम, कल हमको लगता है ग्राफिक्स वाला किया जाए, इस पे विचार करेंगे। प्रिंट बताइए बताइए, प्रिंट एलएन स्टेटमेंट। वाई, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट में ना लगा देना इसको। अब इससे क्या होगा, एक्स वाई प्रिंट हो जाएगा। एक्स वाई प्रिंट करके हम देख लेंगे कि दोनों फंक्शन अलग अलग। अच्छा देख एक चीज ध्यान रखिए, दोनों टाइम सम नाम का फंक्शन ही कॉल किया जा रहा है, लेकिन एक बार क्या होगा, ये मेथड कॉल होगा और एक बार ये वाला मेथड कॉल होगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिंग के लिए। आप यहाँ पे एक फंक्शन लगा सकते हैं, फर्स्ट FIRST ये सब ना चीजें कर करके आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड कॉल्ड, नेक्स्ट वाले फंक्शन में क्या लिख दें, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, सेकंड मेथड कॉल, ठीक है। रन कोड पे क्लिक करते हैं और आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट क्लास को ही एग्जीक्यूट किया जाएगा, टेस्ट क्लास को ही कंपाइल किया, टेस्ट फाइल को कंपाइल करेंगे और उसी को एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ सीख जाएं, लेकिन जरूरी यह है कि आप जितना जानते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा जान जाए। पहले कह रहा है कि फर्स्ट मेथड कॉल हुआ, फिर कह रहा है सेकंड मेथड कॉल हुआ, फिर कह रहा है कि एक्स प्रिंट हो गया 5 और वाई प्रिंट हो गया 9। पहले फर्स्ट वाला मेथड कॉल हुआ। अच्छा हम पहले कौन सा मेथड कॉल किए थे, सम वाला। अभी तक हम एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रिंट एक्स वाई नहीं किए हैं। फिर जस्ट बाद हम क्या कर दिए, अब यहाँ पे एक्स में स्टोर्ड है 5, लेकिन 5 प्रिंट नहीं होगा। फिर क्या किए, वाई में स्टोर करवा दिए 2 3 4। 2 3 4 का सम क्या होता है, 2 3 और 4 कितना होता है, गिनती भूलना है कि कहानी समझ नहीं आ रही, समझ में आ रहा है 2 3 और 4 देखिए बोलते 9 रहिए। एक होगा। चीज है कि 1 घंटे अगर हम बोलेंगे तो हमारा दिमाग क्रैक कर जाएगा, ठीक है। हमारा दिमाग क्रैक कर गया तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अकेले बोलने से ना अजीब लगता है, ठीक है। कभी बोल के देखिएगा 1 घंटे अकेले, आपको लगे, अगर कोई साथ में ना बोलते रहे ना तो आपको लगेगा कि अरे दिमाग हैक करेगा। हाँ तो ये दोनों हो गया, ठीक है। अब एक चीज जो यहाँ पे मिसिंग है वो एक स्पेस होना चाहिए था ताकि ये अलग अलग दिखे।
बढ़िया। अभी तक हम इसमें कोई प्रिंट वगैरह नहीं किए हैं, जब दोनों काम जैसे ही हो जाता है, फर्स्ट मेथड कॉल, सेकंड मेथड कॉल, उसके बाद हम एक्स वाई को प्रिंट कर दे रहे हैं, दोनों प्रिंट हो जा रहा है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कॉल हो रहा है तो कॉल के अंदर हम एक मैसेज लगाए हैं कि कौन सा वाला कॉल हो रहा है, वो मैसेज दिख रहा है। और जब भी आप 2 आर्गुमेंट के साथ कॉल किया तो पहला वाला, 3 आर्गुमेंट के साथ कॉल किया तो तीसरा वाला। इसमें कहानी और भी डिफरेंट हो सकता था अगर ये दोनों फ्लोट होता और सेम ही 2 आर्गुमेंट का इंट टाइप का ही फंक्शन होता सम, ठीक है। और यहाँ पे कॉल करते टाइम हम कभी इंटीजर पास करते हैं और कभी फ्लोट पास करते हैं। इसमें ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन, टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, सॉरी इम्प्लिसिट बहुत टाइप प्रमोशन होगा, वो सब चीज बहुत समझने का जरूरत है। लेकिन अभी के लिए उस सब चीजों में डीप डाइव नहीं करते हैं। कल जिनके पास टाइम हो, दिन में आकर दोपहर में आराम से उस पर ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। अभी तक जितना बात बताया गया समझ में आ गया सभी को। मेथड ओवरलोडिंग का बहुत इजी सा कोड, 20 लाइंस में कहानी खत्म। ये बात सभी लोगों को क्लियर है? चैट्स में क्लियर लिखिए ताकि आपको पता चले कि आप, हमको पता चले कि आप एक्टिव हैं या फिर फोन हाँ में मीट कॉल क्लियर है। में व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ हाँ क्लियर है। बढ़िया। जो लोग नहीं बोल सकते उनके लिए ही चैट बॉक्स बनाया गया है, ठीक है। गूगल वालों ने सोचा था कि इनको, बढ़िया। और ये चीज हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या सब समझना है? ऐसे जल्दी यूनिट खत्म हो तो क्या बात है। स्टैटिक मेंबर। अच्छा, मेंबर 2 टाइप का होता है, एक होता है क्लास लेवल मेंबर, एक होता है इंस्टेंस लेवल मेंबर। इंस्टेंस मेंबर, अच्छा हाँ, स्टैटिक मेंबर का एक दूसरा होता है ना, इंस्टेंस मेंबर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्लास में जब आप मेंबर बनाते हैं तो आप 2 टाइप का बनाते हैं। बिना स्टैटिक कीवर्ड लिखिएगा तो वो क्या होगा? इंस्टेंस मेंबर होगा। इंस्टेंस मेंबर मतलब ऑब्जेक्ट लेवल, वो सिर्फ आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसको ना, अगर मान लीजिए इस सम को क्या आप डायरेक्टली कर सकते हैं बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए एग्जीक्यूट नो। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं, बिना ऐड ऑब्जेक्ट नहीं कर बनाए उसको सकते हैं कॉल तो। करना है तो उस फंक्शन को पब्लिक करना होगा। ना पब्लिक करने से कहानी बात नहीं बनेगा, कहिए तो कर दें। अच्छा, पब्लिक करके भी आप कॉल कैसे कीजिएगा, इस बात पे विचार किया जाए। हाँ पब्लिक ये बनाने तो के बाद है। आप यहाँ क्या कीजिएगा, नीचे लाइन में मेन फंक्शन, मेन मेथड में क्या कीजिएगा इससे, जिससे वो कॉल हो जाए? नहीं होगा। मुद्दा विचार का है, और मुद्दा यही है कि जो टॉपिक हमको पढ़ना है वही काम यहाँ पे करना है, स्टैटिक मेंबर बना देना है। हम आपको जब कल बता रहे थे तो एक चीज बताए थे कि ये जो मेन फंक्शन है, मेन मेथड है, इसको स्टैटिक काहे बनाता है, क्योंकि जो जेवीएम है वो भी एक तरह से क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू ही काम करता है। तो ये जो क्लास है ना, टेस्ट क्लास, इसका वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता है। टेस्ट टी1 इक्वल टू न्यू टेस्ट और टेस्ट डॉट, सॉरी टी1 डॉट मेन मेथड कॉल नहीं करता, वो सीधा टेस्ट डॉट मेन को कॉल लगा देता है, यानी क्लास, टेस्ट क्लास का डायरेक्ट मेन मेथड। वैसे तो स्टैटिक बनाने का कहानी बड़ा अच्छा है, हम C++ वाले में बताए थे, अभी भी हम कह सकते हैं, लेकिन एक बार स्टैटिक का बस हम नॉर्मल काम बता दें। स्टैटिक क्या है? जो भी ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल है उसमें हम स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं करते, उसको आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम क्या चाहते हैं ना कि ये जो जितना भी ऑब्जेक्ट हो उस समय एक वेरिएबल कोई भी एक्सेस कर पाए, जैसे इंट स्टैटिक मार्क्स नहीं कर देते हैं, स्टैटिक में क्या रखते हैं, जेड। स्टैटिक कलर आएगा, स्टैटिक इंट अच्छा हाँ, मार्क्स। एक सेकेंड, स्टैटिक एक्सेस मतलब, सॉरी, एक मॉडिफायर है स्टैटिक, तो इसलिए इसको अलग हटाए थे। हाँ अगर आप कुछ भी मॉडिफायर नहीं यूज पहले करते हैं तो वो रहेगा। इंस्टेंस लेवल रहता है स्टैटिक पहले, फिर बाद में डेटा टाइप, और यहाँ पे इंट जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो जेड 0 हुआ, अब आपको एक चीज पता है कि आप कभी भी टेस्ट क्लास का ना, सिर्फ टेस्ट क्लास का नाम लिख के, ठीक है, आप एक चीज देखिएगा, अब हम जब प्रिंट करेंगे, प्रिंट के लिए क्या लिखते हैं, इससे आपको एक चीज पता चल रहा होगा, सिस्टम क्लास में जो आउट नाम का वेरिएबल होगा ना, ये भी स्टैटिक होगा, तभी हम सिस्टम क्लास का सिस्टम एस इक्वल टू न्यू सिस्टम बिना ऑब्जेक्ट बनाए डॉट आउट को कॉल कर पा रहे हैं। अब ये जो आउट ऑब्जेक्ट है, इस क्लास में एक आउट एक साथ आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, इस पे लोडिंग हो रहा है दिखता है, हाँ सॉरी, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इसी में क्या है, प्रिंट एलन फंक्शन डिफाइंड होगा इस प्रिंट स्ट्रीम क्लास में, सिस्टम क्लास में नहीं। अगर आप थोड़ी देर हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, या फिर आप रिपीट लिख सकते हैं चैट में, सिस्टम क्लास में क्या होगा, ये आउट नाम का एक वेरिएबल बना होगा जो कि स्टैटिक होगा, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम ये आउट को एक्सेस कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मैथ डॉट स्क्वायर रूट वगैरह कितने लोग यूज किए हैं? हम पहले उसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, तब हम ये कहानी पे आएंगे।
देखिए ऐसा ही नहीं, जावा इज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इसमें बहुत सारा चीज है समझने को। जेड को बस हम प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे आप चीज देखिएगा, एक्स इसका आर्गुमेंट बता रहा है, ठीक है। जब आप सिर्फ स्ट्रिंग दीजिएगा तो वो जेड जाएगा, प्लस में जेड। क्या हो गया, चैट में मैसेज आ रहा है, क्लियर क्लियर हैंड रेज। किनका प्रॉब्लम है? देखिए क्लास लास्ट तक कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट का बात है, सभी लोगों से नहीं हो पाता। इसकी अटेंडेंस में फ्लक्चुएशन आपको दिखता रहेगा। और ये जो जेड है इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। अब आपको हम प्रिंट करके बताते हैं यहाँ पे, सॉरी ये जो जेड है इस क्लास में कहीं भी जेड नहीं है, तो जेड प्रिंट कैसे हुआ, तो एरर दे देगा, ठीक है। तो आप इसको करेंगे हम लोग क्या कि टेस्ट। अच्छा एक तरीका है कि ये जो जेड है ना ये डायरेक्टली भी प्रिंट हो जाएगा। आप में से कितने लोग को लगता है ये जेड डायरेक्टली प्रिंट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, काहे हो जाएगा? क्योंकि एक ही क्लास है और उसी क्लास के अंदर है ना। हाँ अब यहाँ पे देखिए, हम चाहते थे ना कि दूसरे वाले किसी क्लास में हो, जैसे हम यहाँ पे बताने वाले हैं। इसको ना हम हाँ एक्चुअल एग्जांपल भी रखते हैं कि स्टैटिक का यूज पड़ता क्या है। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, हर स्टूडेंट के लिए रोल नेम मार्क्स डिफरेंट होगा। अच्छा क्या हर स्टूडेंट के लिए जो ये है कि एक स्कूल नेम सबके लिए सेम होगा कि डिफरेंट होगा? अगर मैं स्कूल का ही डेटाबेस बनाया तो सेम हो सकता है, सेम होगा, सेम स्ट्रिंग रहेगा। स्ट्रिंग होगा और स्कूल नेम। अच्छा क्लास 5 बजे कर दिया जाएगा, बहुत लोग का सजेशन है कि 5 बजे कर दें। स्कूल नेम क्या हो सकता है, हम डाल देते हैं ना फिलहाल के लिए क्या नाम होना चाहिए स्कूल का, एसटी पब्लिक स्कूल, पता नहीं ऐसा कुछ स्कूल होगा भी कि नहीं होगा। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आपके पास ना कोई भी स्टूडेंट नहीं है, फिर भी आप स्टूडेंट डॉट करके एसडी पब्लिक स्कूल प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू तो मतलब किसी स्टूडेंट मतलब ये जो S1 ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू तो डॉट ये कर ही सकते हैं स्कूल नेम, लेकिन ये क्या होगा, आप इसको डॉट लगा के आप ना अगर इसमें प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, प्रिंट एलन। बस ना एक चीज ध्यान रखिए, दो टाइप का होता है, एक इंस्टेंस और स्टैटिक, दोनों में डिफरेंस आप समझिए तो समझिए स्टैटिक समझ गए। और यहाँ पे प्रिंट एलन करते टाइम हम प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट डॉट स्कूल नेम, ठीक है बढ़िया। आपको लगता है ये प्रिंट हो जाएगा? अभी हम स्टूडेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट और नहीं बनाया और उसका मेंबर एक्सेस करना चाहते हैं, क्या ये प्रिंट हो जाएगा? हाँ हो जाना चाहिए। कुछ एरर दिख नहीं रहा VS कोड में, तो VS कोड इतना बेवकूफ नहीं है कि होने नहीं देगा, ठीक है। तो VS कोड की समझदारी से रन कर देते हैं। देखिए स्टैटिक इसलिए रन हो जा रहा है क्योंकि ऐसा कोई भी मेंबर फंक्शन जो स्टैटिक मॉडिफायर के साथ डिफाइन किया गया है उसमें अगर आप मतलब उसको क्लास नेम के थ्रू ही एक्सेस करते हैं तो भी वो प्रिंट हो जाता है। ज्यादा कुछ समझ नहीं है, स्टूडेंट लिखो भाई। हाँ अब इसमें कुछ आउटपुट आएगा, आइए। अच्छा वही प्रॉब्लम है, ठीक है, जो पहले होता था कि कह रहा है ना कि भाई अब ये इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम इसका ना एक ही सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसको मेन डॉट जावा करते सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जावा तो एसडी पब्लिक स्कूल प्रिंट हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट सा बात देखिएगा, हम आपको ना एक दूसरा बच्चा बना के बताते हैं। अब इसको आपको स्टैटिक और इसको थोड़ा सा इधर उधर लगेगा कि स्टैटिक कब यूज करें, इंस्टेंस कब यूज करें। ये जो गेट डेटा वाला काम है, एक हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं स्टूडेंट क्लास का कि नहीं बना सकते हैं? S2 बना सकते। S2 के लिए गेट डेटा कर सकते हैं, S2 के लिए रोल नंबर चेंज। अच्छा ये रोल नंबर चेंजिंग वाला काम हम नहीं करते, ठीक है। और इसको भी रोल नंबर अभी हम चेंज नहीं करते, ये सब चीज हम या फिर इसको चेंज कर ही देते हैं, चेंज वाला चीज हमको बताना ही है। बैटरी लो हो गया क्या लैपटॉप? एक मिनट देखिए, सिस्टम स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि बैटरी डाउन है, तो हम एक बार चार्जिंग प्लग इन करते हैं। प्रॉब्लम आप लोग की थोड़ा दिमाग को रेस्ट दीजिए। तो हम क्या कह रहे थे कि इसको कुछ कहाँ थे हम, आपने जो कोई रिमाइंड कराइए हम क्या करने वाले थे। हाँ दो ऑब्जेक्ट हम बना रहे थे स्टूडेंट क्लास का, एक गेट डेटा कर रहे थे और एक दो बार गेट डेटा कर रहे थे, यहाँ पे एक ही बार करते हैं, ठीक है। इसका रोल नंबर हम कर देंगे
3 और नाम राहुल पहले वाले का था ही, तो दूसरे वाले का क्या कर देते हैं, रमन, राहुल रमन, ठीक है। मार्क्स इनका हम क्या कर देते हैं कि इनका भी 480 कर देते हैं कुछ, बढ़िया, ठीक है। रोल नंबर 3 नाम है रमन और 480 इनका मार्क्स है। अच्छा, तीनों मेंबर सेट हो गया। यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिएगा, ये जो आप s1 डॉट रोल चेंज किए तो ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे s1 डॉट गेट डेटा कीजिएगा तो क्या प्रिंट होगा, रोल 2। और यहाँ पे अगर हम चेंज करें, यहाँ भी ये साइन किया s2 के लिए, s2 के लिए गेट डेटा करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, ये अभी रन किए बिना बताइए कि s2 के लिए गेट डेटा करेंगे तो क्या प्रिंट होगा। लाइन नंबर 30 के एग्जीक्यूशन से क्या होगा, रोल नंबर 3 प्रिंट होगा और नाम रमन, और उसके हाँ रमन रमन और 480। मतलब समझिए ना कि S2 का डेटा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हम चेंज करें तो वो, लाइन का स्टेटमेंट पूरा प्रिंट होगा। हाँ अब यहाँ पे कर एक चीज हम चेंज करेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ अभी क्या है बदल रहा है। ये ना हम S2 के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसको बीडी, हमारे इधर बहुत फेमस स्कूल है, हमको बीडी लिखना चाहिए था, बीडी पब्लिक स्कूल। क्या करें, द स्टैटिक फील्ड स्टूडेंट शुड बी स्टैटिक वे। हाँ, एक चीज है, इसको वही स्टैटिक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वैसे C++ में आप इसको नॉर्मल इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। कहने का बात ये सिंपल है कि आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, शायद हम इस पे S1 से प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कुछ ना इसमें डिफरेंट है, ठीक है। एक चीज है बस, जो बात है स्टैटिक आइडिया उतना ही रहने देते हैं। स्टैटिक आइडिया इतना है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं तो ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होता है, और हर ऑब्जेक्ट के लिए जो स्कूल नेम नाम का वेरिएबल होगा ये सेम रहता है। ये आप क्या प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसका कोई भी नाम उठा के बदलते हैं तो इस ऑब्जेक्ट के लिए भी बदलेगा और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी बदलेगा। इसको अगर हम प्रिंट करें तो यहाँ पे प्रिंट में ही ना लगा देते हैं, अजीब अजीब प्रॉब्लम है सिस्टम। यहाँ पे भी हम शायद इसको प्रिंट नहीं कर सकते स्कूल को। देखो, स्टैटिक से इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर सकते, इंस्टेंस से स्टैटिक को नहीं कर सकते। ये चीज C++ में अलाउड है, आप बहुत इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं वो स्कूल नेम प्रिंट कर दें। स्कूल और यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं क्लास के अंदर से, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल को। अब एक चीज आप नोट कीजिएगा, ये जो प्रिंट हो रहा था रन कोड, अभी दोनों स्टूडेंट के लिए स्कूल नेम प्रिंट होगा, ठीक है। अरे भगवान, फिर से वही प्रॉब्लम आएगा। हम इसका ना नाम चाहते बदल ही डालें, इस बार इसका नाम पक्का बदल देंगे, CLS जावा। मेन को एग्जीक्यूट करना हमेशा है, ठीक है। मेन क्लास के अंदर मेन मेथड फंसा हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट करना है। एक चीज नोट कीजिएगा, पहले वाले में क्या आ रहा है, SD पब्लिक स्कूल, स्टूडेंट 1 का डेटा प्रिंट किया था, उसके बाद साथ में स्कूल नेम प्रिंट किया तो SD पब्लिक स्कूल। दूसरी बार क्या हुआ, स्टूडेंट 2 का डेटा S2 का जो प्रिंट कर रहे थे गेट डेटा वो चीज, और उसके साथ स्कूल नेम SD पब्लिक स्कूल। यहाँ पे 3 के लिए क्या हुआ कि रमन। अच्छा हाँ, एक चीज है, ये जो 1 है उसी का दो बार प्रिंट कर रहे थे, एक बार उसका रोल नंबर बदल के 2 कर दिया और फिर इसको प्रिंट कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, S1 का ही डेटा ये पहली बार प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिए, अगर आप पढ़े हुए हैं तो इस चीज को समझिएगा ध्यान से। जब हम यहाँ पे कर रहे थे कि S1 डॉट गेट डेटा, तो एक बार किए तो ये प्रिंट हो गया रोल नंबर 1 राहुल 500, और स्कूल भी साथ में प्रिंट कर रहे थे तो SD पब्लिक स्कूल, जो कि सबके लिए हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है। स्टैटिक मेंबर का बस सिंपल है कि वैसे मेंबर्स जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो उसको हम स्टैटिक बना के रखते हैं, और उसको हम सिर्फ क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए। स्कूल डॉट स्कूल में ये SD पब्लिक स्कूल प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, ये रोल 2, उसका रोल चेंज कर दिया, नेम मार्क्स का वही रहा,
जो यहाँ पे हम कर रहे थे, roll 2 को चेंज करके गेट डेटा को दोबारा प्रिंट कर रहे थे। थर्ड टाइम हम क्या किए कि फिर एक नया ऑब्जेक्ट ही बना दिए और उसको सेट गेट डेटा प्रिंट कर दिए। अभी जो स्कूल नेम हम बीडी पब्लिक स्कूल चेंज किए हैं, अब यहाँ पे आपको एक चीज चेंज दिखेगा, इसको हम अभी ये चीज थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि आपको ज्यादा हम नहीं चाहते दिखे। इस 2 को ना बस हम बाद में प्रिंट करेंगे, ये चेंज होने के बाद बीडी पब्लिक स्कूल, ठीक है, ये भी प्रिंट करने का कोई जरूरत नहीं है। अब एक चीज आप नोट कीजिएगा, ये जो स्टूडेंट क्लास के लिए जो ये ऑब्जेक्ट्स का वैल्यू है, ठीक है, जो स्टूडेंट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट का ये स्कूल नेम का वैल्यू है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का आइडिया सिंपल सा है कि जो स्टूडेंट क्लास का स्टैटिक मेंबर है वो सभी के लिए चेंज हो जाता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक कॉमन रहता है। इसके बारे में अभी 2 पॉइंट में इसको समराइज करेंगे। अरे भाई यहाँ पे देखिए, दूसरे बारे में टाइम में बीडी पब्लिक स्कूल हो गया, पहले वाले में एसडी पब्लिक स्कूल था। आइडिया सिंपल सा है कि आप स्टैटिक वेरिएबल को चेंज कर दे सकते हैं। अब कहानी इसके बारे में अगर हम 2 पॉइंट में खत्म करें तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं स्टैटिक मेंबर को कि इट इज कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। इसमें कोई भी पॉइंट आपको समझ में आए तो पूछेगा। इट इज कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड कैन बी accessed by class name and member operator। और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखे, इस बात को कहने का यही मतलब है कि आप क्लास नेम के साथ मेंबर ऑपरेटर यूज कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्लास के अंदर का कोई भी स्टैटिक मेंबर, चाहे वो फंक्शन हो या डेटा हो, डेटा को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सिर्फ क्लास नेम यानी कि स्टूडेंट लिखिए और डॉट लगा के प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। और उसमें या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके जो अंदर जो भी फंक्शन है स्टैटिक, उसको डॉट लगा के कॉल कर दे सकते हैं। डिफरेंस देखने के लिए आप ये कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक चीज हम आपको कॉमन सा दिखाएं, ये जो चेंज वाला चीज था ये तो हो गया। यहाँ पे ना हम 2 बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे। इसमें एक चलेगा क्योंकि वो स्टैटिक और दूसरा नहीं चलेगा क्योंकि वो इंस्टेंस है। आपको समझ में इससे आ जाएगा डिफरेंस। प्रिंटलन वैसे इस पे पूरा कहानी बन सकता है स्टैटिक पे। प्रिंटलन यहाँ पे हम करते हैं स्टूडेंट डॉट स्कूल नेम। अच्छा, क्या हम स्टूडेंट डॉट रोल नंबर प्रिंट कर सकते हैं? इस बात को अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझ जाइए कि जितना बात हम इधर उधर किए सब समझ में आ रहा है आपको। स्टूडेंट डॉट रोल नंबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? देखिए, आप क्लास नेम के थ्रू उसी वेरिएबल को या फिर उसी मेंबर को, उसी फंक्शन को कॉल लगा सकते हैं जो कि स्टैटिक हो, ठीक है। तो एक चीज आप और आपको अगर हम दिखाएं तो आप मस्त सा काम कर सकते हैं। आप इस मेन फंक्शन को ना कभी कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कॉल करके बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जब हम आर्गुमेंट, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट बताएंगे तो उसी टाइम उसी को एक्सरसाइज कर लेंगे। ये स्टैटिक वाली बात कितने लोगों को क्लियर है? 2 पॉइंट्स बस हम लिखे हैं कि वो क्लास नेम के मतलब जो क्लास नेम है उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और बिना किसी ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। ये हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, एक बार चेंज करिए तो सबके लिए चेंज होगा। नेस्टिंग ऑफ मेथड, इसको बताने का कुछ खास जरूरत है नहीं। मान लीजिए आप ना यहाँ पे कुछ एक इस क्लास में मेथड बना दिया, ठीक है, void मार्क्स इंक्रीज। ये मार्क्स इंक्रीज करके आप एक फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, और इसमें आप कुछ आर्गुमेंट नहीं लेते हैं और इसमें बस आप क्या कर देते हैं, मार्क्स इक्वल टू प्लस इक्वल टू कर देते हैं। इसमें ना बस 10 मार्क्स बता देते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स, उसमें 10 और एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़ा देते हैं। अब इसी फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, इसी मेथड को इसी कोई जो क्लास का अदर मेथड है उससे पहले कॉल कर दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे इसको पहले कॉल कर दीजिए प्रिंट करने से पहले, ठीक है। तो मार्क्स इंक्रीज अगर आप 10 से कर दें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा उसके लिए मार्क्स इंक्रीज वाला फंक्शन पहले कॉल हो जाएगा और उससे मार्क्स इंक्रीज होगा। वैसे तो ये कुछ सेंस बनाता नहीं, ऐसा फंक्शन कौन ही बनाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन इस चीज से बस आपको इतना समझना है कि एक मेथड के अंदर दूसरे किसी मेथड को कॉल करना ही क्या कहलाता है, नेस्टिंग ऑफ मेथड। तो ये 4th पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है, नेस्टिंग ऑफ मेथड
मेथड्स। जब आप क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड बना रहे हो तो एक मेथड के अंदर एक मेथड को कॉल करते तो उस चीज को क्या कहते हैं, नेस्टिंग ऑफ मेथड। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ा जाए। जितने लोगों को क्लियर है स्टैटिक वाला और नेस्टिंग मेथड वो चीज बता दीजिए। खत्म करना भी है, ठीक है। हमको लग नहीं रहा खत्म होगा। इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग मेथड, फाइनल वेरिएबल, यहाँ तक कहानी को प्रयास किया जाता है कि खत्म किया जाए, ठीक है। एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर ले क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करेगा। कितना हो गया?